बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स एमडी कैट यूनिट थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 1 में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। याद रहे, ये हम प्रीवियस ईयर 2022 के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं जो कि पीएमसी का सिलेबस था। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर अब हमने ये सिलेबस नहीं पढ़ना, अब हमने सारा पढ़ना है। अच्छा, सारे में ये नहीं है ना, यानी कि सुनी सुनाई पे इतने कंफ्यूज हो गए कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर अब तो यूएचएस कंडक्ट करवाएगा तो उनके सिलेबस का हमें इंतज़ार है। तो आप डियर स्टूडेंट्स यूएचएस 2019 का सिलेबस देख लें, क्या उस सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं है ना, तो फिर आप पढ़ना स्टार्ट करें, आप इंतज़ार में ना बैठे रहें। पहले भी हमने एक वीडियो में आपको डिटेल में ये चीज़ें बताई थी कि देखें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें वो चैप्टर्स जो पहले पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे उन चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को शामिल कर दिया जाएगा। अगर इस चैप्टर में से फॉर एग्जांपल अगर 2 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो इसका मतलब इसमें 2-3 टॉपिक्स और ऐड कर देंगे बस, या एक टॉपिक ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। ये टॉपिक्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप क्यों इंतज़ार में बैठे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप पढ़ना स्टार्ट करें। जब तक न्यू सिलेबस नहीं आ जाता डियर स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस ईयर के सिलेबस को ही पढ़ें, तैयार करें। जब न्यू आएगा तो हम आपको बताएंगे और आप देखिएगा कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। जो टॉपिक्स ऐड होंगे उन पे आपको अलग से हम वीडियो बना देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लें। तो आप टॉपिक्स पे गौर क्या करें, आप ये ना देखा करें कि ये फ़लाँ उस्ताद तो पीएमसी का सिलेबस पढ़ाई जा रहा है, फ़लाँ उस्ताद तो यूएचएस का सिलेबस पढ़ाई जा रहा है। ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सिलेबस एक जैसा रहेगा, टॉपिक की तरतीब एक जैसी रहेगी, कुछ चीज़ें बस ऐड हो जाती हैं। सही है ना? तो जो टॉपिक्स होंगे ना उन पर आपने गौर करना है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, आप जैसे मर्जी पढ़ लें वही कुछ मिलेगा जो आपको हर जगह से मिलेगा। सही है? तो इसका मतलब आपको करना ही करना है। उसमें 1-2 पॉइंट्स हर टीचर के डिफरेंट होंगे बस, और क्या होगा। तरतीब आपको वही रखनी पड़ेगी कि आपको एफएससी के लेवल तक याद रखनी है चीज़ें। सही है ना? तो फिर से कह रहा हूँ कि जब तक न्यू सिलेबस नहीं आ जाता आप प्रीवियस सिलेबस को ही लेके चलें, बस पढ़ते रहें, टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। जब न्यू आएगा तो इंशाल्लाह आपको फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके ये तो सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार हुए पड़े होंगे। जो न्यू होंगे सिर्फ आपको उन पे टाइम लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं जी थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे लिए इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये चीज़ें अगर थोड़ी बहुत आप जानते होंगे तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। थर्मो कह सकता हूँ ना, हीट, डायनामिक्स इन मोशन आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। तो फिर यहीं से हम शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि भाई इस चैप्टर में हम क्या लेके चलेंगे, हीट इन मोशन को स्टडी करेंगे। हीट इन मोशन। अब डियर स्टूडेंट्स यहीं से देखें, हीट को हम डिफाइन करते हैं नंबर 1 पे। हीट क्या है? क्लास 11th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 9th में भी आपको याद होगी डेफिनेशन, जो कि लास्ट चैप्टर में आपने सारी थ्योरी छोड़ दी थी, सिर्फ 2 पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन याद की थी। याद है ना? टॉप पे टेम्परेचर और लास्ट में क्या थी? हीट की डेफिनेशन क्या थी? आपने कहा था कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और हीट को आपने डिफाइन किया था कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड वाइस वर्सा। यही थी डेफिनेशन। तो आपको याद है ना, मैंने इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि 9th का रट्टा आपको याद होगा। क्लास 11th का रट्टा फिर भी भूल जाते हैं बच्चे, 9th वाला रट्टा उनको याद होता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर है ना, ये हीट का मोहताज नहीं है, ये हीट के बिना अलग रह सकता है। लेकिन जो हीट है ना वो टेम्परेचर की मोहताज है। हीट टेम्परेचर से कहेगी कि तू मेरे बिना जी सकता है तो जी, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। उसकी मजबूरी है। टेम्परेचर उसको खरी खरी सुना रहा है कि मुझे नहीं है तेरी ज़रूरत, लेकिन हीट बेचारी टेम्परेचर से कह रही है कि देख, मान लिया तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। तुझ पे जब जब मुसीबत आएगी, जब जब तुझ में चेंज आएगा,
तब तू मुझे अपने साथ पाएगा। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आएगा तब हीट इन मोशन होगी, सही है ना। हीट आएगी तब जब टेम्परेचर में चेंज होगा। अगर टेम्परेचर दो बॉडीज़ का सेम है तो वहाँ पे फिर हीट नहीं है, सही है ना। हीट कब आएगी, फ्लो करेगी जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों में क्या होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तब वहाँ पे हीट जो है ना वो फ्लो करेगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आपके पॉइंट्स बनते जाएं। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि हीट क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सही। तो मैं क्या कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हीट जो है ये एनर्जी की फॉर्म है। तो फिर मैं कह सकता हूँ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो फिर मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि पॉइंट्स आपके बनते जाएं और आपको याद रहे कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सही है जी। ये आपके पास हीट है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे तरीके में समझते हैं। क्या कि सपोज करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इस बॉडी को मैं नाम दे देता हूँ ए का और इस बॉडी को नाम दे देता हूँ बी का। सपोज करते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है T1 और इसका टेम्परेचर क्या है T2। डियर स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर T1 ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में क्या आ गया, चेंज। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं है, चेंज है, तो फिर इसका मतलब यहाँ से हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव क्या करेगी, फ्लो करेगी, ट्रांसफ़र होगी इस बॉडी की तरफ, ठीक है। इस तरह से क्यों भी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो हीट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Q से। तो अब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि टेम्परेचर में चेंज ज़रूरी है, ठीक है, तभी हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप T1 जो है ये डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर है T2 से, इसीलिए हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। इसका उलट भी आप कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसका कम कर दें, बस टेम्परेचर में चेंज ज़रूरी है। तो फिर कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हीट इन मोशन के लिए जो कंडीशन है ना वो ये है कि टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, तब हीट जो है वो इन मोशन होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है जी। अब डियर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूनिट की कि हीट का यूनिट क्या है। तो आप जानते हैं हीट का यूनिट क्या है, SI जॉल। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो वो क्या है, कैलोरी। तो यहीं पे फिर एक और MCQ याद रख लें कि जो 1 कैलोरी है ये डियर स्टूडेंट्स कितने जॉल के इक्वल होगी, 4.2 जॉल के इक्वल होगी। डायमेंशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्क का फार्मूला आप जानते हैं F.D वाला, तो वहाँ से आप डायमेंशन इसकी निकाल सकते हैं क्योंकि उसका भी तो यूनिट जॉल होता है ना, तो हीट का भी यूनिट जॉल है। तो यहाँ पे फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डायमेंशन क्या है, mL² T⁻²। सही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हीट है ना ये पाथ पे डिपेंड करती है कि नहीं करती। तो फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि हीट जो है ये इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। हीट इट इज पाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स फिर से मैं टेम्परेचर और हीट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जब आप इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक तैयार करते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस, तो उस थ्योरी में आपको 2 डेफिनेशंस मिलती हैं कि टेम्परेचर को इस तरह से भी डिफाइन किया, क्योंकि वहाँ पे आपने एक वेसल क्यूब की एग्जांपल ली थी जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने डिस्कस किया था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो आपने डेफिनेशन की थी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी of all molecules of a body is called temperature। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वर्ड याद रखिएगा। हीट, एवरेज के वर्ड को हटाकर आप यहां पे लगाएं टोटल।
क्या यूज़ करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ आ बॉडी। तो इस डेफिनेशन को देख के कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, ये भी आपने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हम एक छोटा सा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई हीट के फ्लो के लिए ज़रूरी है टेम्परेचर में चेंज, दो बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट, सेम ना रहे, तब हीट फ्लो करेगी। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाए फिर हीट फ्लो नहीं करेगी। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है ये, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का सेम हो जाए तो इसका मतलब होगा यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हीट फ्लो नहीं करेगी, हीट की वैल्यू 0 रहेगी। सही है। तो अब यही पॉइंट मैं यहाँ पे एमसीक्यू की सूरत में आपको बताने लगा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। चलें ऑप्शन पहले लगा दिए, फिर आप देख ही लेते हैं, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन एट विच, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर, हीट या दोनों, या फिर इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है जो चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो एक छोटा सा एमसीक्यू है उसी पॉइंट से कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहे तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, बोल चुका हूँ, तो ऑप्शन आपके सामने है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास एमसीक्यू है जी। इस तरह से सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि छोटी छोटी बातों से किस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होती जाए। क्लियर। अब ये एमसीक्यूज में डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे आपको बताना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब आपने यहां पे क्या कहा, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, यही है ना। इसी तरह से आप केमिकल में क्या कहते हैं कि जो आपकी कंपोजिशन है थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, केमिकल की कंपोजिशन, यही था। अच्छा अब है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल में क्या चीज़ सेम रहे, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे। तो अब डियर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। अगर मेरे पास यहाँ पे समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 3 बॉडीज़ हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है और ये बॉडी क्या है, सी है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास 2 बॉडीज़ के बिटवीन यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जिस्ट करे विद आ बॉडी सी, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि बॉडी ए और बॉडी बी जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, बस यही कुछ है। तो फिर ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 2 बॉडीज़ ए एंड बी के बिटवीन यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जिस्ट करे विद आ बॉडी सी, तो ये क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टेम्परेचर यहां पे क्या रहेगा, सेम, टेम्परेचर सेम तो चेंज इन टेम्परेचर 0। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैं कह सकता हूं जब टेम्परेचर में चेंज ही 0 है तो फिर नेट फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू 0, तो हीट फ्लो ही नहीं करेगी ना। तो फिर मैं कह सकता हूं नेट फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू 0, फिर हीट स्टॉप हो जाएगी, हीट फ्लो नहीं करेगी। क्लियर। अगर चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 0। डियर स्टूडेंट्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जरा गौर करें क्या मैंने पढ़ाया है। एमसीक्यू में पूछा जाए ना भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज को डिफाइन करता है, इंट्रोड्यूस करता है, बताएं किस चीज को करता है। तो आपने एक ही चीज पढ़ी है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास जीरोथ लॉ है ये इंट्रोड्यूस करता है किसको डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को। ये बात याद रखिएगा, आगे एमसीक्यू भी आएगा, ठीक है। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो फिर मैं मैथमेटिकल रिलेशन ही डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी किसको, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे U से,
अच्छा, किसी किसी बुक में ना डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया होगा, तो इस चक्कर में ना पढ़े कि भाई डेल्टा यू कोई और चीज़ है, यू कुछ और है, नहीं। डिफरेंट बुक्स में आपके पास जो सिंबॉलिकली फॉर्म है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं यू लिख रहा हूँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप डेल्टा यू लिख देंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है। सही है, इतनी बारीकी में ना जाया करें। तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, और ये इक्वल है डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्या, अगर हम बात करते हैं रियल गैस की, अगर हम बात करें रियल गैस की, तो फिर आपके पास इंटरनल एनर्जी का रिलेशन यही रहेगा। हाँ, अगर आप बात करते हैं आइडियल गैस की, क्योंकि हम इस चैप्टर में जो गैस डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी आइडियल करेंगे, हम आइडियल गैस को लेके चल रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो फिर ये देखें पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो जाएगी, जीरो। भाई क्यों, क्योंकि अगर आइडियल गैस की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरेक्शन है वो नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस आप डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडियल गैस का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरेक्शन है, वो नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब ये जीरो होगी तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो रिलेशन बचेगा वो क्या होगा, वो होगा जी इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो। तो ये बन गया यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो फिर जो वहां पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, जब आप आइडियल गैस को डिस्कस कर रहे होंगे तब। चलें जी, इतना पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट हम रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे ये यू इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा यू से मुराद इंटरनल एनर्जी में चेंज। कहीं पे हो सकता है कि डेल यू सिर्फ इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कहीं पे हो सकता है कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, जहाँ जहाँ जिस तरह से कर रहा होगा हम आपको बताते जाएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशन देखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव। सही। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है ना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, डायरेक्ट, वो डायरेक्ट है। सही है। और फिर इंटरनल एनर्जी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लें, अगर आप कहीं पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखें तब भी बात ठीक है, अगर एवरेज देखें तब भी बात ठीक है। ये रिलेशन है ना। तो फिर टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, तो फिर इंटरनल एनर्जी कम, इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, नेगेटिव। तीसरी बात, अगर टेम्परेचर रहे कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो चेंज जीरो, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ठीक है, तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स एक नज़र देख लें, अजान हो जाए फिर उसके बाद हम यहां से आगे इसको स्टार्ट करते हैं नोट से। चलें जी, तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है। हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, तो इंटरनल एनर्जी जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है, पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो फिर यहीं से याद रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है ये इज़ अ स्टेट फंक्शन, स्टेट या फिर आप इसको कह लें पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और यहाँ पे हीट के लिए आपने याद रखा था कि पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो फिर हीट कहे या फिर डेल डब्ल्यू कहे, वर्क कहे, तो वो याद रखिएगा इज अ पाथ फंक्शन, इज अ
पाथ फंक्शन। तो ये 2 पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखने। नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो अगर डिफरेंट ऑप्शंस हो 5, 7, 9, 11, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपने 7 की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं जी? 7। लेकिन याद रहे हम इस चैप्टर के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ करते चले आ रहे हैं वो क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 3 है। लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इसलिए आपने टोटल कितने रखने हैं याद? 7। अभी 7 को किस तरह से याद रखें? तो मैं जो लिखने लगा हूँ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा और याद रखिएगा। क्या डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, अब तो हर एक का चैनल है ना, लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था जिसपे हम ड्रामे भी देखते थे और न्यूज़ भी सुनते थे। वो क्या था? PTV। तो फिर पहला याद रख लें PTV का नाम याद रख लें, PTV। सही है, इसको याद कर लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम आपको MD-CAT पढ़ा रहे हैं 2019 और उससे पहले कौन कंडक्ट करवा रहा था? UHS। फिर PMC आ गया। तो जब UHS करवा रहा था तो सारे सलाम करते थे, जो UHS कह रहा है वही जी जी जी, बिल्कुल जी, है ना? जी जी करते थे कि नहीं? कर रहे थे ना? अब भी आप करेंगे जी जी, क्योंकि अब भी UHS कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे याद रख लें फिर से UHS। PTV के बाद आप याद रखें UHS। इस तरह से आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, पहले PTV वो एक चैनल था, बस यहीं से याद हो जाएगा। फिर UHS वो कनेक्ट करवा रहे हैं, तो फिर सारे उसको जी जी कर रहे थे ना UHS को, तो फिर साथ में लगा दें जी। सही है जी। अब इसमें P क्या है? प्रेशर है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, U क्या है? इंटरनल एनर्जी है, H क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंथैल्पी है, और S क्या है? एंट्रोपी है, और G क्या है? G आपके पास है अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को आप गिब्स फ्री एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं, और वो किसके इक्वल होती है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H एंथैल्पी प्लस, यानी कि साइन तो नेगेटिव ही आ जाता है, और साथ में क्या आ जाता है? T इंटू डेल्टा S। तो इस फार्मूले को याद ना रखें क्योंकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बहरहाल ये आपने याद लाजमी रखना है, PTV UHS जी 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 जी। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के हैं, यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है। तो देखिए जी, PV डायग्राम क्लास 11th में तो आप इसको डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। तो PV डायग्राम में यहाँ पे आपके पास एक क्लोज पाथ है, यहाँ पे भी क्लोज पाथ है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। यहाँ पे भी क्लोज पाथ है, यहाँ पे भी क्लोज पाथ है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली चीज याद रखें क्या, कि जब इस तरह का ग्राफ देगा, MCQ आएगा, तो यहाँ पे पूछेगा वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, फिर ऑप्शंस होंगे। तो स्टूडेंट्स फौरन स्टेटमेंट पढ़ते ही वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होता है ना कि क्लोज पाथ में वर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्लोज पाथ है, लेकिन यहाँ पे वर्क 0 नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है या कोई नहीं समझ आंदी पई? समझते पे वे मेरा पुत्र गाल समझ आंदी पई है? चलो ठीक है ना समझ आवे तो वाली थी कि ने वीडियो रोको तो पहले पीछा जुलो। सही है, ये मैं सराकी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर क्लोज पाथ में वर्क डन पूछा जाए तो वो यहाँ पे 0 नहीं होगा इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो वर्क 0 नहीं होगा। और वर्क है इस चैप्टर में वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, यानी कि वर्क का तो ये फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। अब वॉल्यूम में जब चेंज आ रहा होगा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वर्क 0 है? देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और, इस पॉइंट पे सपोज करें V2, इस पॉइंट पे V1, तो वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है, तो वर्क तो 0 हो नहीं सकता। सही है ना? तो जो भी वैल्यूज होंगी वो पुट करके आप वर्क निकाल सकते हैं। बताते हैं आपको कैसे वर्क आपने कैलकुलेट करना है। पहले मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बच्चे फौरन क्लोज पाथ में वर्क 0 लगा देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लाइन को नाम दे देता हूँ पॉइंट A और ये कह देता हूँ पॉइंट B। सही है, तो अब मुझे यहाँ से बताएं कि ये जो लाइन है A to B ये किस चीज़ को शो कर रही है? यहाँ पे क्या चल रहा होगा? ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट की अगर आप बात करें तो ये लाइन आपको बता रही है कि भाई पहले इस पॉइंट पे वॉल्यूम था V1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम हो गया V2, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो अगर पहले एक आपके पास कोई भी बॉक्स है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब आप इनिशियली देखेंगे वॉल्यूम क्या है? V1, फिर वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो इसका मतलब वो जो पिस्टन होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ऐसी है ना, पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, गैस उतनी रहेगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि पिस्टन अपवर्ड मूव कर गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन हुई है।
तो एक्सपेंशन में जो हमारा वर्क होता है वो बाय द सिस्टम होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, ये बात आपने याद रखी थी। तो इसका मतलब वॉल्यूम के बढ़ने से हमें पता चल गया कि यहां क्या चल रहा है, यहां पे एक्सपेंशन चल रही है, सही, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यहां पे बात करें C to D की, इस लाइन की बात करें, तो यहां पे V2 से V1 वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम तब होगा जब ऊपर से वर्क होगा, तो वर्क ऑन द सिस्टम, तब वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम कम, तो यहां पे क्या चल रही है, कंप्रेशन चल रही है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक्सपेंशन, यहां पे कंप्रेशन, तो इस डायरेक्शन पे गौर करें। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब आपका वर्क क्या होगा, यहां पे वर्क रहेगा यहां पे डियर स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, आप एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मान लें, क्लॉक को नेगेटिव मान लें, क्लॉक को पॉजिटिव मान लें तो एंटी क्लॉक को आप नेगेटिव मान लें। ये आप साइन कन्वेंशन खुद से सेट कर लें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने याद रखा हुआ है एंटी क्लॉक के लिए वर्क पॉजिटिव, क्लॉक के लिए नेगेटिव, तो हम वही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां पे वर्क क्या रहेगा, वो रहेगा जी नेगेटिव। जब वैल्यूज गिवन होंगी या वो फाइंड आउट करने का कहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, तो ये क्या है, वर्क। तो इसका मतलब यहां पे स्लोप निकालने से वर्क नहीं आएगा, स्लोप तो होगा P ओवर V, ठीक है। लेकिन जो हमें अगर वर्क चाहिए तो फिर यहां पे हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो आप देखें आपके पास एरिया आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। तो ये चीज किसके इक्वल है, ये वर्क के इक्वल है। क्लियर, चलें जी। अब यहां पे देखें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि चीज यही चलेगी, लेकिन यहां पे जो वर्क होगा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अच्छा, इधर देखें, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है ना, तो फिर याद रखें ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें भी वही निशानी, यहां से एरो देखें, इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या चल रहा है, फिर यहां पे चल रही है जी एक्सपेंशन। ये एरो तो एक्सपेंशन को शो कर रहा है, और ये वाला ये शो कर रहा है जी कंप्रेशन को, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। एरो को देख के मैं पता चल जाएगा। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो यहां पे वर्क क्या रहेगा, जीरो ना। यहां पे साइक्लिक प्रोसेस में जो चीज जीरो रहती है वो होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी इसमें साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये पॉइंट हमने सीखा है साइक्लिक प्रोसेस में। अब यहां पे फिर से जरा बात कर लेते हैं कि अगर A to B की बात करें तो A to B क्या है, एक्सपेंशन। यहां पे क्या चल रही है, एक्सपेंशन, यहां पे कंप्रेशन। अगर हम अलग अलग बात करें, A to B लाइन की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स फिर जरा गौर करना है यहां पे। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं B to C। वर्टिकल लाइन है, अलोंग y एक्सिस है, P के पैरेलल है, और इधर से देखें DA भी क्या है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन आपको याद होगा स्लोप उसका क्या होता है, इनफिनाइट होता है। लेकिन यहां पे जरा गौर करें, इस पॉइंट पे अगर ये वाली आप D to A की बात कर रहे हैं या B to C की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं आ रहा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो जीरो, चेंज जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब B to C और D to A वर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इन दोनों का तो वर्क हो जाएगा जीरो, यहां पे भी जीरो और यहां पे भी जीरो। अब बात करते हैं A to B। A to B आपको बताया एक्सपेंशन होगी, गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी, तो फिर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उलट है, ये भी साइन कन्वेंशन है, जिस तरह से मर्जी आप याद रख ले। तो फिजिक्स में बाय द सिस्टम वर्क पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम वर्क नेगेटिव। तो A to B इसका मतलब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पे क्या है, एक्सपेंशन। C to D की बात करें, कंप्रेशन, तो इसका मतलब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा होगा, तो वर्क ऑन द सिस्टम होता है नेगेटिव, और यहां पे क्या चल रही है, कंप्रेशन चल रही है। अच्छा, नेट वर्क क्या रहेगा, नेट वर्क स्टूडेंट्स पॉजिटिव रहेगा। लो जी, इतनी बातें आपने यहां तक याद रखनी है। तो अब आपने यहां से सीखा क्या,
हमने ये सीखा कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी साइक्लिक प्रोसेस में, जिस तरह का मर्जी आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से सीखी, इसको याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट इसकी ये याद रखें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही स्टेटमेंट है, सही है। यानी कि जब आप किसी सिस्टम पे हीट अप्लाई करेंगे, उसको हीट सप्लाई करेंगे, तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा ना। तो बाय द सिस्टम वर्क हो रहा होगा और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा। जैसे आप सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और उसकी वजह से वर्क क्या होगा, बाय द सिस्टम वर्क पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये वर्क और इंटरनल एनर्जी में चेंज, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये उतना ही बनेगा जितनी आपने हीट सप्लाई की होगी। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। तो हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें, जो चीज़ हमने मेंशन करनी है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि वर्क प्लस चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये देखें, हीट को हम डिस्टेंस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा ये सप्लाइड हीट है। किसी किसी बुक में यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी डेल्टा क्यू है चेंज इन हीट। भाई अगर डेल क्यू लिखा हुआ है या क्यू लिखा हुआ है, ये हमारे पास सप्लाइड हीट है, सही है। और जो चेंज हो रहा होगा वो हीट का इंटरनल सिस्टम में चेंज हो रहा होगा। ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में। अभी फिलहाल आप याद रख लें ये सप्लाइड हीट है, सही है। क्यू इज इक्वल टू, या डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, ये आ गया डेल्टा क्यू। लो जी, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेयर स्टूडेंट्स वर्क डन। अब यहाँ पे आप डेल डब्ल्यू लिख देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन आपको बस याद होनी चाहिए, सही है। अब डेयर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखें, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल इनटू प्लस वर्क डन। अब वर्क को मैं लिख सकता हूँ P इंटू डेल्टा वी, तो ये लिख देता हूँ P इंटू डेल्टा वी। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशंस आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो आपने पॉइंट याद रखना है वो ये है कि देखिए यहाँ पे आपने क्या बात की थी कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये इंट्रोड्यूस करता है किसको, सिर्फ टेम्परेचर को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको इंट्रोड्यूस करता है, हाँ जी सोच के बताएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज़ को डिफाइन करता है, इंट्रोड्यूस करता है। शाबाश, सोचें और बताएं, जल्दी करें। वहाँ पे देखें जीरोथ लॉ किसको कर रहा है, टेम्परेचर को। तो फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करेगा, इंटरनल एनर्जी को। तो लिख ले यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोड्यूस करेगा, डिफाइन करेगा, ये कह सकते हैं किसको, इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेगा। क्लियर। अब साइन कन्वेंशन याद रखनी है। आपके पास क्या है, सिस्टम। अगर डियर स्टूडेंट्स सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, देखें सिस्टम को आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हीट ऑन द सिस्टम, देखें ना सिस्टम पे आप हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हीट होगी पॉजिटिव। हीट क्या होगी, पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम हीट क्या रहेगी, पॉजिटिव। और बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट ले रहे हैं, निकल रही है, सही है। तो बाय द सिस्टम, तो ये बाय द सिस्टम हीट रहेगी नेगेटिव। हीट और वर्क उलट याद रखना है ना, तो ये आएगा नेगेटिव, ये निशानी याद रख लें। अच्छा, अगर वही सिस्टम है, आप उस पर वर्क ऑन द सिस्टम, देखें ना सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ऑन द सिस्टम, तो वर्क ऑन द सिस्टम रहेगा नेगेटिव। उलट कर दें यहाँ से हीट और वर्क को।
और जब सिस्टम की तरफ से वर्क हो रहा होगा, यानी कि देखें बाय द सिस्टम वर्क वो रहेगा पॉजिटिव। केमिस्ट्री में ये उलट है, सही है। तो फिर इसी के साथ इंटरनल एनर्जी भी याद रखिएगा। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब, देखें ना बाय द सिस्टम वर्क पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव तब रहेगी जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक। नेगेटिव कब होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वो डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीजेस, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है। लो बस इतनी सी बातें डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे याद रखनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान से पॉइंट्स हैं। तो जितना हम बता रहे हैं आपको इतना आप याद रखें, बाकी इंशाल्लाह जो इससे रिलेटेड MCQs होंगे वो फिर अलग हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें आपको करवाएंगे, तो आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ MCQs यहाँ से बना लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से MCQ आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स सपोज करते हैं फर्स्ट MCQ में कि आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं जी कितनी 400 जॉल, और सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है 250 जॉल। तो आप बताएं जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। हमने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बनाई, सिर्फ आपको तरीका बता देते हैं कि किस तरह से आपने इक्वेशन को यूज करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन लिखता हूँ, डेल यू इज इक्वल टू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वर्क। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू कितना है 400 माइनस वर्क कितना है 250। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो अपना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया 400 माइनस 250, हाँ जी कितना आएगा 150, ऐसे नहीं होगा 253, हाँ जी 150। लो जी ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। बस यही कुछ फाइंड आउट करना था। ऑप्शन आप देख लेंगे, जो ऑप्शन होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा यहीं पे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि इफ़, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, ये MCQ हो चुका है। इफ़ अगर मेरे पास इनिशियल एनर्जी दी जाए, इंटरनल एनर्जी 50 जॉल, और आपसे कहे आप फाइनल एनर्जी फाइंड आउट करें, क्यों? क्योंकि देखें डेल्टा U जो है वो किसके इक्वल है U2 माइनस U1, तो U को मैं UF कह सकता हूँ और U1 को मैं UI कह सकता हूँ, इनिशियल और फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल फार्मूला होगा, तो UF आपको फाइंड आउट करनी है इसी के अंदर। तो अब क्या करेंगे, अब फार्मूला आपके सामने है, तो आप सिंपल ये देखें डेल्टा U क्या होगा UF माइनस UI। तो भाई UF आपको कैलकुलेट करना है, तो UF इज इक्वल टू अपनी जगह पे इधर आके ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा U प्लस UI। तो भाई डेल्टा U की वैल्यू कितनी है 150 प्लस UI की कितनी है 50, तो ये कितना होता है 200 जाओ। लो जी, तो इस तरह से ये आपका सेकंड MCQ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह की स्टेटमेंट आएगी आप देख के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक MCQ है हमारे पास, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, सिर्फ आपको समझा देता हूँ, स्टेटमेंट लिखी हुई होगी लेकिन आप यहाँ पे ज़रा समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से MCQ आ सकता है। देखें आपके पास ये एक बॉक्स कंटेनर जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पिस्टन है, पिस्टन का उसने एरिया बता दिया है। ये देखें पिस्टन का एरिया जो है वो है 0.2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इस बॉक्स पे या इस कंटेनर पे गैस पे क्या की, हीट सप्लाई की। तो आपने जितनी हीट सप्लाई की है देखें वो कितनी है 60 जॉल। तो जब आप 60 जॉल हीट यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वो कहता है कि इस हीट पे यहाँ का जो प्रेशर है ना वो है 10 किलो पास्कल, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड मूव कर गया है। जब आपने ये हीट सप्लाई की तो यहाँ का जो प्रेशर है वो 10 किलो पास्कल है, जिसकी वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव कर गया 1 सेंटीमीटर तक। आप बताएं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया होगा। ये है स्टेटमेंट, आसान है ना। तो अब देखें आप क्या करेंगे, आप अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ,
ये यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह लिख सकता हूँ पी इंटू डेल्टा वी। तो अब डियर स्टूडेंट्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस प्रेशर तो गिवन है ना पी, डेल्टा वी नहीं है, तो डेल्टा वी वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो मैं लिख देता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डी, लिख सकता हूँ ना वॉल्यूम को, ये ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डी, डी में एक साइड एरिया में 2 साइड, तो वो वॉल्यूम बन गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट दी गई है 60 जॉल, तो ये आ गया 60 माइनस प्रेशर पी कितना है 10 किलो है ना आगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। आगे क्या है एरिया है जी 0.2 मीटर स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूं ना, 0.2 को 2 डिवाइड बाय 10 लिख दिया। आगे क्या है डेल्टा डी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये मैं लिख देता हूं 1 सेंटी को ख़त्म करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, सही है। तो ये देखें ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो 2 1 2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 20, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 60 माइनस 20, तो ये आंसर कितना आता है जी 40 जॉल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो आएगा आपके पास 40 जॉल, तो आप 40 जॉल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन को किस तरह से यूज़ करना है वो आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक एमसीक्यू देखते हैं लास्ट। 150 joule of heat is added to a system and the work done by the system is 100 joule, then change in internal energy will be। बहुत आसान, इसी से रिलेटेड। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज देखते हैं जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू कितना है जी हीट 150 जॉल माइनस वर्क कितना परफॉर्म हो रहा है जी 100, तो डियर स्टूडेंट्स 150 माइनस 100 तो क्या आएगा 50 जॉल। तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी 50 जॉल। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी अल्फा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखते हैं, जिसमें अगर आप बुक में देखते हैं तो आपको 2 प्रोसेस मिलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे साथ में आप ये भी याद रख लें आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0, अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को अप्लाई करें, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो Q इज इक्वल टू वर्क इक्वल आ जाएगा, अगर वर्क पॉजिटिव तो Q भी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव का मतलब बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब ये क्या है गैस एक्सपेंड हो रही होगी, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस बन जाएगा। इसी तरह अगर वर्क नेगेटिव Q नेगेटिव, तो फिर वर्क नेगेटिव का मतलब वर्क ऑन द सिस्टम, तो गैस कंप्रेस हो रही होगी, तो ये बन जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन का केस, ठीक। अगर पीवी डायग्राम की बात करें यानी कि आइसोथर्म कर्व, तो ये आपके पास आइसोथर्म कर्व रहेगी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो होगी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है ना, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी वॉल्यूम के। डियर स्टूडेंट्स ये स्लो प्रोसेस है, आइसोथर्मल जो है आइसोथर्मल प्रोसेस ये क्या है स्लो प्रोसेस है, ये आपको स्लो प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ये याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें हीट जो है वो 0 होगी, ठीक है, सिस्टम पे आप हीट अप्लाई नहीं कर सकते। ये Q जो है ये सप्लाइड हीट है, और किसी किसी बुक में डेल्टा Q भी लिखा होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखिएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहाँ लिख दिया Q इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा ये Q है सप्लाइड हीट, क्योंकि किसी किसी बुक में लिखा है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है, इसका मतलब ये सिस्टम की अपनी हीट है जो कि कॉन्स्टेंट है, बाहर से कोई हीट अप्लाई नहीं की जा रही, वो 0 है, लेकिन जो हीट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इससे मुराद सिस्टम की अपनी हीट है, सही है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक अप्लाई करें Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो अब देखें Q आपके पास क्या है 0, तो इसका मतलब डेल्टा यू अगर इधर जाता है तो वो माइनस का हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो वर्क क्या है पॉजिटिव, यानी कि बाय द सिस्टम इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है। जब बाय द सिस्टम वर्क हो रहा होगा यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही होगी, तब वर्क पॉजिटिव, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है
माइनस में आ रही है तो इसका मतलब वो डिक्रीज कर रही है। देखें ना, गैस एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज का आ रहा है। अच्छा, अगर मैं डेल्टा यू को इधर रहने देता हूँ, वर्क को उधर ले जाता हूँ, तो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, तो ऑन द सिस्टम वर्क हो अगर, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सही है, याद रखिएगा। अब इसमें पीवी डायग्राम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी और इधर क्या है? पी। तो अब ये भी उसी तरह की कर्व बनेगी, लेकिन ये क्या है? एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व जो है ये फास्ट प्रोसेस है, रैपिडली प्रोसेस है इसके कंपैरेटिवली। तो इसका जो स्लोप है वो इससे क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? देखिए, एक चीज याद रखें कि इसकी जो कर्व है ना उसको देखें, ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, ये क्या है? स्लो। फास्ट में आपको एग्जांपल्स दी गई हैं बुक के अंदर, जिसमें आपके पास जब टायर ब्रस्ट होता है वो एग्जांपल किसकी है? एडियाबैटिक की है। वो फास्ट प्रोसेस है ना, रैपिडली हुआ है, अचानक हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। अच्छा, इसमें जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी? पी वी की गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखें ना, ये थोड़ी सी कर्व स्टीपर है इसके कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि गैमा की वैल्यू है ना, तो 1 से वैल्यू ज्यादा होगी ना गैमा की, जो मर्जी आप गैस यूज कर ले। तो आपने याद रखी थी डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोटॉमिक की गैस की वैल्यू याद रखी थी चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो गैमा की वैल्यू यहाँ पे आती जा रही है, तो 1 से जैसे ही ग्रेटर होगी तो उसकी कर्व जो है वो इससे थोड़ा सा स्टीपर बनेगी। सही है, तो ये आपने 2-3 बातें यहाँ पे भी याद रखनी है। कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं रह गई। वो फास्ट प्रोसेस है, वो स्लो प्रोसेस है। अच्छा, ये भी बता दिया कि एक्सपेंशन कंप्रेशन है, क्लियर हो गया जी। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर याद रखना है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करें, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क। तो वर्क की जगह P इंटू डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम है, प्रेशर फिर भी क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आप इक्वेशन यूज करेंगे। पीवी डायग्राम में अगर देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। और ये आपके पास इसकी कर्व होगी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या होगी? देखें, आप इक्वेशन यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहां से अब प्रेशर तो है कांस्टेंट, तो फिर इसका मतलब मैं कह सकता हूं V ओवर T जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर? इसी तरह अगर हम बात करते हैं आइसोकोरिक की, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है? वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अगर वॉल्यूम में चेंज जीरो आ रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू जब जीरो तो सारा वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क जीरो हो गया। अब वर्क अगर जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करें, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे दिया सुने सर, अगर वर्क की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। क्यू पॉजिटिव तो डेल्टा यू पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव तो इसका मतलब डेल्टा यू भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव का मतलब वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो इक्वेशन, अच्छा पहले पीवी डायग्राम देख लें। पीवी डायग्राम जी हमारे पास वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट ग्राफ आ गया। किसमें? जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आपके पास ग्राफ होगा पीवी ग्राफ, किसके लिए? आइसोकोरिक के लिए। और इसमें हमारे पास स्लोप क्या होगा? आपको पता है वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इनफिनाइट होता है, जीरो नहीं होता। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इनफिनाइट होता है। सही है, इक्वेशन यूज करें। यहाँ पे V ओवर टी रट्टा मार लें। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। बात वही है कि इधर भी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली ही इक्वेशन यूज होगी। सही है, देखें वॉल्यूम कांस्टेंट, P ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये चीज़ें थी जी हमने जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस इतने आप याद रख लें, बहुत है। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि इफ़ अ गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड आइडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम VI टू VF, तो फिर ये बहुत आसान है। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ना, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वर्क आइसोथर्मल में क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू द एडियाबैटिक। भी आइसोथर्मल में वर्क ज़्यादा क्यों रहेगा? देखें, अगर आप आइसोथर्मल की बात करें तो इसका स्लोप ज़्यादा है ना, इसका कम है, तो आपको वर्क मिलता है एरिया अंडर द ग्राफ। वर्क तो तभी मिलेगा ना जब P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। P इधर, डेल्टा V इधर, तो एरिया असल में तो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ।
तो देखें ये आ गया P इंटू डेल्टा V, तभी तो आपको क्या मिला है, वर्क मिला है। इसका मतलब एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें ये वाला एरिया देखें और यहाँ पे एरिया देखें, ज़रा देखें गौर करें, ये एरिया ज़्यादा है या ये वाला एरिया ज़्यादा है। शेडेड एरिया पे गौर करें, ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा उसका वर्क ज़्यादा। तो ये देखें आइसोथर्मल में वर्क क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक हिंट दी है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं वो तो आसान ही है, लेकिन इस हिंट से ना एक MCQ मैं आपसे पूछता हूँ, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं अगर आपसे पूछूँ, ये 4 ग्राफ आपने डिस्कस किए हैं, ये 4 ग्राफ डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं PV डायग्राम में। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, बस इसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सब में से वर्क किस केस में ज़्यादा है, ये मेरी स्टेटमेंट है। अब आप बताएं फटाफट, वर्क डन किस केस में ज़्यादा है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, सुन लें, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सोचें, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने कहा ना कि वर्क किस केस में ज़्यादा है, बच्चे फ़ौरन आंसर दे देते हैं। कुछ कहते हैं जी इसका ज़्यादा है, कुछ कहते हैं इसका ज़्यादा है, कुछ कहते हैं इनका ज़्यादा है। अब वो गौर ही नहीं करते कि हम बात किस तरह की पूछ रहे हैं। मैंने पूछा है कि वर्क डन किस केस में ज़्यादा होगा। आप पहले सवाल करें, सर जी कंप्रेशन एज अ कंप्रेशन पूछ रहे हैं या एज एक्सपेंशन पूछ रहे हैं। एक्सपेंशन में कहानी कुछ और है, कंप्रेशन में कहानी कुछ और है। एरिया तो आपने कैलकुलेट करना है, हिंट मैंने पहले ही दे दी है, तो आपने डायरेक्ट नहीं बताना, बल्कि आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। एज अ कंप्रेशन पूछ रहा है, वर्क किस केस में ज़्यादा है, या एज अ एक्सपेंशन पूछ रहा है, तब आपने क्लियर आंसर करना है, नहीं तो चुप करके बैठे रहना है, ठीक है ना, सुकून करना है। तो अब देखें, जब तक मैं ये क्लियर ना करूं तब तक आपने फ़ौरन नहीं बोलना। आप गलती करते हैं, फ़ौरन बोल देते हैं कि फलां केस में ज़्यादा होगा वर्क। भी क्यों बोला है आपने, क्या पता हम आपसे कंप्रेशन पूछ रहे हो और आप एक्सपेंशन के केस में बता रहे हो। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा, ज़रूरी क्या है, पहले यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक्सपेंशन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन आप बताएं कि इनमें से वर्क किस केस में ज़्यादा होगा। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग कंप्रेशन, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, गौर कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आपने बातों पे गौर करना है। तो अब एक्सपेंशन में बताएं किस केस में वर्क ज़्यादा रहेगा, जिसका एरिया ज़्यादा। तो किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, ये इसका एरिया ज़्यादा होगा, 1 वाले ग्राफ का। देखें ना, ये वाला सारा एरिया होगा, ये वाला एरिया है। अब ये एरिया ब्लैक वाले 1 का ज़्यादा, तो इसका मतलब इस केस में वर्क ज़्यादा होगा। जिसका एरिया ज़्यादा वर्क उस केस में ज़्यादा। तो किसका ज़्यादा है जी, ये किसका ग्राफ है, आइसोबैरिक। तो आप कहेंगे आइसोबैरिक एक्सपेंशन में वर्क ज़्यादा होगा। आइसोबैरिक एक्सपेंशन, ये साथ में लाजमी लिखना है। अगर यहाँ कंप्रेशन कर देंगे फिर कहानी और हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें फिर इसका है, क्योंकि इसका एरिया फिर इन 2 से ज़्यादा है, ये वाला। फिर इस तरह तरतीब बना लेना, आगे लिख लीजिएगा। पहले किसका वर्क ज़्यादा है, वर्क है जी आइसोबैरिक का ग्रेटर है बाकी से। तो फिर क्या है आगे, आइसोथर्मल। फिर इस तरह से आगे चलते जाएं, ठीक है, लिख लीजिएगा। हिंट मैंने दे दिया आपको, बता दिए, आसान है, कर लेंगे आप। फिर इसके बाद ये आ जाएगा ना, सबसे एरिया कम इसका है, तो ये इसका क्या है जी, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क एडियाबैटिक। चलें कर देते हैं। फिर आगे क्या आ जाएगा इसका, तो वो तो वैसे ही आपको पता है, स्लोप उसका इन्फिनिटी है। अच्छा जी, यही चीज़ अगर पूछ ली जाए ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो फिर ये चीज़ें उलट कर दें, ये सारे उलट हो जाएंगे और रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। पहले यूँ जा रहे हैं, फिर ऐसे चलना स्टार्ट कर दें, या इसको आप उलट कर दें साइन को, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन ये सारा क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर नंबर 1 की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।